हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक्स जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने इसको इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ाया है कि आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये वाला वीडियो आपको हेल्प करेगा गॉस लॉ समझने के लिए भी। इस वीडियो को पूरा देखो, उसके नोट्स बनाओ। अब बात करते हैं एरिया वेक्टर की। ये हमें हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए। सबसे पहले देखते हैं एरिया एलिमेंट है क्या। बेसिकली एरिया एलिमेंट क्या है, मान लो हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। हमारे इस क्लोज सरफेस पे हम ले लेते हैं रेड वाला एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एरिया है, तो इसको हम कहते हैं एरिया एलिमेंट। और अगर इस एरिया एलिमेंट को देखें तो वैसे तो ये कर्व सरफेस पर है, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटा सा एरिया है तो ये हमें किसकी तरह दिखेगा, एक प्लेनर एरिया की तरह, कुछ ऐसे। अब हमें इस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर निकालना है। ये जो मैंने रेड से हाईलाइट करा है, इसका एरिया है डेल्टा एस। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, उसको लिखेंगे डेल्टा एस वेक्टर। इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इस एरिया एलिमेंट के एरिया के। तो इस एरिया एलिमेंट का एरिया क्या है, डेल्टा एस। अब इसकी वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट of a closed surface is taken to be in the direction of outward normal। इस एरिया एलिमेंट के नॉर्मल दो हो सकते हैं, एक ऊपर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल और एक सरफेस के अंदर जो नॉर्मल जाता है वो है इनवर्ड नॉर्मल। लेकिन जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है वो कौन बता रहा है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो इसलिए हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, किसके अलोंग, एरिया वेक्टर इज एरिया टाइम्स एन कैप, और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मान लो अगर हमने ये एरिया एलिमेंट रखा है जिसका एरिया जो है, इसका एरिया डेल्टा एस है, तो इससे कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो वो क्या बताता है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है कि इस गिवन एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। इसको अभी थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। पहला केस लेते हैं, जब हमने ये एरिया एलिमेंट, ये जो है जिसका एरिया ए है, उसको कैसे रखा है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने ऐसे रखा है। सो इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई ए। और इधर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एरिया एलिमेंट जो है हमारा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस केस में फ्लक्स हमारा ई ए है। हमारा इस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर किधर है, ये आउटवर्ड नॉर्मल इस एरिया के। सो इस केस में हमने क्या देखा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों सेम है, इसलिए हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो। अब आ जाते हैं दूसरे केस पे, ये वाला केस। इस केस में हमने क्या देखा कि हमारा जो एरिया है, ये हमारा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिया हमने। तो इस केस में, इससे ये डायग्राम में इतने अच्छे से नहीं पता लगेगा, लेकिन इस केस में क्या है, या इस एरिया से फील्ड लाइंस ऊपर जा रही हैं या इस एरिया के फील्ड लाइंस नीचे जा रही हैं, लेकिन इस एरिया से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है। क्योंकि इस केस में कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है, तो इसमें केस में या तो फील्ड लाइन ऊपर से जा रही है या नीचे से जा रही है, तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। और ये कौन सा केस है, जैसे जब हमारा एरिया है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल क्या है, इस ए के अलोंग, तो हमारा एरिया वेक्टर जो है वो ये है। तो और इस केस में हमने क्या देखा, हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा एरिया वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा इज 90 डिग्री। तो हमारे एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा केस आते हैं। अब मान लेते हैं हमारा ये ग्रीन वाला एरिया है, ये वाला हमने ये एरिया एलिमेंट देखा था और ये क्या था, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एरिया परपेंडिकुलर था। लेकिन अब हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया एंगल थीटा से, तो ये एंगल जो है ये थीटा है।
तो इस ग्रीन वाले एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस एरिया एलिमेंट का आउटवर्ड नॉर्मल, और वो किसके अलोंग लाई करेगा, ए के अलोंग। इसका आउटवर्ड नॉर्मल है ए के अलोंग, और वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से वो भी एंगल जो बना रहा है वो है थीटा। एरिया एलिमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा बना रहा है। तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। अब ये ए कॉस थीटा कैसे आया, उसके लिए समझने के लिए हम चलते हैं एक एनसीईआरटी के डायग्राम पर। तो इस केस में क्या है, हमारा जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ऊपर से टॉप व्यू देखें तो ये कुछ ऐसे दिखता है। तो इस केस में हमारा एरिया वेक्टर जो है ए कैप ये रहा, और ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। लेकिन अब ये दूसरा केस क्या करा हमने, ये हमारे एरिया एलिमेंट को हमने टिल्ट कर दिया। तो जब हमने टिल्ट करा, ये उसका एरिया सेम है डेल्टा एस, इधर भी एरिया डेल्टा एस था, इधर भी एरिया डेल्टा एस है। तो हमने क्या देखा, जैसे ही हमने इसको टिल्ट करा तो इससे जो फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो क्या है, कम है। इस केस से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा हमारी फील्ड लाइंस कब पास कर रही थी, जब हमारा एरिया है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या हमारा जो एरिया वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो ये दोनों वैसे एक ही बात कह रहे हैं कि ए कैप इज पैरेलल टू ई, या एरिया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। लेकिन जब हमने ए कैप जो है नॉट पैरेलल टू ई, तो उस केस में, इस केस में हमने क्या देखा कि कम फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। और दूसरा केस क्या है, मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और हमारा एरिया एलिमेंट जो है वो रखा है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये केस क्या है, एरिया एलिमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हुआ, आउटवर्ड नॉर्मल ए कैप ये। तो हमारा ए कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू ई। तो इस केस में हमने क्या देखा, फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही, नो फील्ड लाइंस पास थ्रू इट। तो ये केस समझने के लिए हमें ये दोनों केस को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप ये वीडियो को रीप्ले करके देख लो। तो अब जब हमने टिल्ट करा तो हमें ये तो पता लग गया, इस केस में टिल्ट करने से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस डेल्टा एस एरिया से पास कर रही हैं वो कम है, ठीक है। लेकिन अब वो कितनी पास कर रही हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो कैसे पता लगेगा। जो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा उसके लिए स्टडी करने के लिए हमें क्या करना है, इस एरिया जो डेल्टा एस है इसके कंपोनेंट ले लेते हैं परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड और पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला कंपोनेंट जो है ये है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल क्या है, ये एंगल है थीटा। डेल्टा, ये लेंथ डेल्टा एस है, इसका कंपोनेंट हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इसका थोड़ा सा जूम्ड व्यू लेते हैं। इधर ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक साइड है डेल्टा एस, इस एरिया एलिमेंट का एरिया उसके इक्वल, और ये साइड मान लेते हैं ए है, ये बी है, और ये सेम ही एंगल थीटा है। सो हमें बेसिकली बी चाहिए क्या है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, बी, ये हो गया बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, डेल्टा एस, तो बी बाय डेल्टा एस। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस कॉस थीटा। तो हमारा ये वाली लेंथ है ये किसके इक्वल हो गई, डेल्टा एस कॉस थीटा के। सिमिलरली ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा के। और सबसे पहले देखते हैं ये वाला केस। तो अगर ये वाला केस देखें तो हमने क्या देखा था, इस केस में हमारा एरिया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो इस केस में इस एरिया से कोई फील्ड लाइन पास नहीं करी थी। लेकिन इस केस में बात करें तो इस केस में हमारा एरिया जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इसलिए सारी फील्ड लाइंस इस एरिया से पास कर रही हैं। अब आ जाते हैं इस केस में। तो इधर हमने क्या करा था, इस एरिया डेल्टा इसके दो कंपोनेंट लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। जो हमारा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ये वाला कंपोनेंट, उससे कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। और ये जो कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये रेड वाला, बेसिकली ये वाला, सारी फील्ड लाइन जो है वो इसी से पास करेंगी। तो इसीलिए डेल्टा एस कॉस थीटा से सारी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो हमने इधर डेल्टा एस कॉस थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमने वो एरिया चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है।
तो वो एरिया क्या है, डेल्टा एस कॉस थीटा। क्योंकि ये वाला कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, इससे कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है, इसलिए हमने क्या लिया, डेल्टा एस कॉस थीटा, वो वाला हमारे एरिया एलिमेंट का कंपोनेंट जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब ये तो हमने लिख लिया फ्लक्स क्या आ रहा है, लेकिन ये जो इस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो इस ब्लैक वाले सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर क्या है, ये वाला, ये क्या है, हमारे इस एरिया से परपेंडिकुलर। बेसिकली इस एरिया वेक्टर को मैंने ए कैप से लिया हुआ इधर, लेकिन बुक में इसे डेल्टा एस लिया हुआ है, तो अभी हम इस एरिया वेक्टर को डेल्टा एस ही लेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि ये एंगल थीटा है, जिस एंगल से हमने इस एरिया एलिमेंट को टिल्ट करा तो वो थीटा है, तो हमारा जो एरिया वेक्टर है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसी एंगल से टिल्ट होगा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो हमारा एरिया एलिमेंट डेल्टा एस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो है थीटा, और हमारा फ्लक्स क्या आ गया, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। सो लास्ट वाले केस में हमने क्या देखा, जब हमारा डेल्टा एस जो है एंगल थीटा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उस केस में फ्लक्स क्या है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो फ्लक्स जो उस एरिया से पास कर रहा था वो है ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इधर मैंने डेल्टा फाई इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा एरिया है वो बहुत छोटा सा है, तो हमारा फ्लक्स भी छोटा होगा, इसलिए हम डेल्टा फाई लिया है मैंने। अब सिंस हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस के बीच का एंगल थीटा है, तो हम इसका फॉर्म चेंज करके इसको लिख सकते हैं ई डॉट डेल्टा एस। तो ये बेसिकली ई डॉट डेल्टा एस क्या होता है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो बस हमने थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया और हमारा फ्लक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं हम फ्लक्स का क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ लिख लेते हैं न्यूटन पर कूलम। दूसरा है डेल्टा एस। डेल्टा एस, डेल्टा एस बेसिकली क्या है, एरिया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इधर ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपको लिखा हुआ है। अब वो बात कर रहे हैं कि अगर हम टोटल फ्लक्स थ्रू एनी गिवन सरफेस, अभी तो हमने एरिया एलिमेंट लिया था जिसका एरिया है डेल्टा एस, लेकिन अगर हमारे पास एक सरफेस हो उसके थ्रू फ्लक्स कैसे निकालेंगे। मान लो कि हमारे पास एक सरफेस है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है कि है क्या, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सरफेस को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में। मान लेते हैं एन एरिया एलिमेंट्स है, ये एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, ऐसे ये मान लो ये दूसरा छोटा सा एरिया एलिमेंट है, ऐसे बहुत सारे एरिया एलिमेंट्स में हम इसको सरफेस को डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले फिर हम क्या निकालेंगे, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है, फ्लक्स निकालना है इस छोटे से एरिया एलिमेंट के थ्रू। इस छोटे से एरिया एलिमेंट का मान लेते हैं एरिया वेक्टर है डेल्टा एस, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इसके थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो क्या होगा, डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, ई डॉट डेल्टा एस के इक्वल। सो ये हमारा ith एरिया एलिमेंट था मान लो। अब हमें फ्लक्स निकालना है हर एरिया एलिमेंट के थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू। तो हमारा टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई वन प्लस डेल्टा फाई टू से लेके डेल्टा फाई एन तक, क्योंकि हमने क्या करा, हमारे एरिया को कितने एलिमेंट्स में डिवाइड करा, एन एरिया एलिमेंट्स में, तो इसलिए हमने डेल्टा फाई एन लिख दिया। हमारा टोटल फ्लक्स क्या होगा, सम ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस एरिया एलिमेंट। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, समेशन फॉर्म में लिखे तो डेल्टा फाई आई, और डेल्टा फाई आई और आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब डेल्टा फाई आई का वैल्यू डाल देते हैं, क्या है, तो ई डॉट डेल्टा एस आई। डेल्टा एस आई क्या है, एरिया वेक्टर ऑफ ith एरिया एलिमेंट। सो अब इधर देखें, इज मैथमेटिकली एग्जैक्ट ओनली व्हेन यू टेक द लिमिट डेल्टा एस टू 0 एंड द सम इज रिटन एज एन इंटीग्रल। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एरिया को बहुत छोटा लिया, मतलब हमारा डेल्टा एस जो है वो टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारा डेल्टा एस 0.000001 है, लेकिन एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं है। इस केस में हम क्या करते हैं, इस समेशन को रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रल से। तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा फ्लक्स हो जाएगा ई
डॉट ds। और इसी फ्लक्स को हम आगे गॉस लॉ में कंसिडर करेंगे। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा और कुछ नई नई चीज़ें भी मिली होंगी। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। पहले हमारे पास पॉइंट चार्जेस थे Q1, Q2, Qn। लेकिन मान लेते हैं अभी हमारे पास पॉइंट चार्जेस नहीं है। अगर हमारा चार्ज मान लेते हैं इस रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या हमारा चार्ज इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कोई वॉल्यूम है इसके अंदर हमारा चार्ज है। अगर इनमें से किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी भी पॉइंट पर, तो उस केस में हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर हम कैसे निकालेंगे। 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जब हमारा चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 1D कर्व में। सरफेस चार्ज में हमारा चार्ज किधर डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये ब्लू वाला जो शेड कर रखा है 2D कर्व में। और वॉल्यूम चार्ज कब होता है? जब हमारा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है 3D कर्व में। अब डिफाइन कर देते हैं चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले करेंगे लाइन चार्ज के लिए। मान लेते हैं लाइन चार्ज है, इसमें ये लेंथ है डेल्टा एल, और इस डेल्टा एल लेंथ में चार्ज कितना है? डेल्टा क्यू। तो लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या हो जाएगी? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। लैम्डा बेसिकली क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अब हम बात करेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी के एसआई यूनिट की। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू हमारा क्या है? चार्ज। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम डिवाइड बाय डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या है? लेंथ। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो हमारा एसआई यूनिट लैम्डा का है कूलम पर मीटर। अब अगर हम बात करें सरफेस चार्ज की, मान लेते हैं ये सरफेस है, तो इसमें सरफेस को हम बहुत छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। हमारे पास ये सरफेस चार्ज है, हमने इसको क्या करा? बहुत छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं ये एरिया लिया, इसका एरिया है डेल्टा एस, और इसके अंदर चार्ज कितना है? डेल्टा क्यू। तो इस केस में हम क्या डिफाइन करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा क्या है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस। डेल्टा क्यू क्या है? जो इस चार्ज एलिमेंट में चार्ज है, और डेल्टा एस क्या है? इस चार्ज एलिमेंट का सरफेस एरिया। तो सिग्मा क्या हो गया? सिग्मा हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। अब सिग्मा के एसआई यूनिट को देख लेते हैं। तो एसआई यूनिट लिख लेते हैं। डेल्टा क्यू का यूनिट क्या है? चार्ज। और डेल्टा एस क्या है? एरिया। इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट हो गया सिग्मा का कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब मान लेते हैं हमारे पास एक वॉल्यूम चार्ज है कुछ ऐसा। अब इस वॉल्यूम चार्ज को हम क्या करेंगे? इसके लिए भी सेम छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। ये देखने में 2D लग रहा है, लेकिन इसको हम बहुत छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। मान लेते हैं इस चार्ज एलिमेंट का वॉल्यूम डेल्टा वी है, और इसमें चार्ज जो है वो डेल्टा क्यू है। इस केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? रो। रो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी। डेल्टा क्यू क्या है? इस चार्ज एलिमेंट जिसका वॉल्यूम डेल्टा वी है उसमें कितना चार्ज है। तो हमने डिफाइन करा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो क्या है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम रो का ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू का यूनिट क्या है? डेल्टा क्यू चार्ज है, तो इसका यूनिट हो गया कूलम। और डेल्टा वी क्या है? वॉल्यूम। तो बेसिकली क्या है? लेंथ का क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब। सो ऐसा यूनिट रो का हो गया कूलम पर मीटर क्यूब। अब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। मान लेते हैं हमारा चार्ज जो है इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें फील्ड निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं छोटे चार्ज एलिमेंट में। मान लेते हैं मैंने इसको डिवाइड करा n चार्ज एलिमेंट्स, और हर चार्ज एलिमेंट का जो चार्ज है वो है ईच विथ चार्ज डेल्टा क्यू। हर चार्ज एलिमेंट में चार्ज है डेल्टा क्यू, चाहे ये है चाहे ये है चाहे और कोई भी चार्ज एलिमेंट है,
हर एक में चार्ज डेल्टा क्यू है। सबसे पहले मैं निकालूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस चार्ज एलिमेंट की वजह से। मान लेते हैं इसका डिस्टेंस पॉइंट पी से आर प्राइम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट क्या हुआ, डेल्टा ई प्राइम। ये क्या हुआ, 1/4πε0 डेल्टा क्यू बाय आर प्राइम का स्क्वायर आर प्राइम कैप। इस चार्ज एलिमेंट में जो चार्ज है वो है डेल्टा क्यू, ये वाला जो चार्ज एलिमेंट है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर निकालनी है, किसकी वजह से, ये सारे एन चार्ज एलिमेंट्स की वजह से। अभी तो मैंने सिर्फ एक ये ब्लैक वाला चार्ज एलिमेंट लिया था, लेकिन अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हर चार्ज एलिमेंट की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और जितने भी चार्ज एलिमेंट्स हैं सबकी वजह से। तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, डेल्टा ई वन प्लस डेल्टा ई टू प्लस डेल्टा ई थ्री से लेके प्लस डेल्टा ई एन। ये हमारा फर्स्ट चार्ज एलिमेंट, ये हमारा सेकेंड चार्ज एलिमेंट, ये हमारा थर्ड चार्ज एलिमेंट। और ये ई एन क्या है, हमारा nth चार्ज एलिमेंट, क्योंकि इधर n क्यों लिया मैंने, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने n चार्ज एलिमेंट्स में डिवाइड करा है। अब इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, i गोज फ्रॉम, किधर से जा रहे हैं, 1 से लेके n तक, गोज फ्रॉम 1 to n डेल्टा ई आई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर हो गया। मैं एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रही हूँ, इसलिए मैं ले लेती हूँ डेल्टा क्यू टेंडिंग टू जीरो। मतलब डेल्टा क्यू जो है वो 0.00001 है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो के बराबर नहीं है, बहुत छोटा चार्ज है। तो मेरे चार्ज एलिमेंट में जो है वो बहुत छोटा चार्ज है। तो इस लिमिट में क्या हो जाएगा, हमारा जो डेल्टा क्यू है वो डी क्यू में चेंज हो जाएगा, और हमारा जो सिग्मा है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, इंटीग्रल में। इस केस में ऐसा हो जाता है। सो इस लिमिट में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या हो जाएगी, इस समेशन की जगह इंटीग्रल लिख दिया, और डेल्टा ई आई की जगह हम क्या लिख देंगे, डी ई। और डी क्या है, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये, और डेल्टा क्यू की जगह क्या लिख देंगे, डी क्यू। डी क्यू बाय 4πε0 आर प्राइम का स्क्वायर आर कैप प्राइम। तो ये निकल गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर ये हमने निकाल लिया। अगर मान लेते हैं हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक लाइन चार्ज है, पहला केस ले लेते हैं लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज के केस में हमने क्या डिफाइन करा था, यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और लैम्डा क्या था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। सो लैम्डा क्या था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा डेल्टा एल। अगर हम डेल्टा क्यू टेंडिंग टू जीरो का लिमिट लेंगे तो डी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा डी एल के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या हो जाएगा, डी क्यू की जगह हम किससे रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा डी एल से। लैम्डा डी एल आर प्राइम क्या, आर कैप प्राइम बाय 4πε0 आर प्राइम का स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड केस हम क्या लेंगे, सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज में क्या है, सिग्मा इज वॉट, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, सिग्मा डेल्टा एस, और डेल्टा क्यू टेंडिंग टू जीरो का लिमिट लेंगे तो हमारे पास डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एस। और अगर हमारा ये जो है ये सरफेस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या हो जाएगा, सिग्मा डी क्यू की जगह, इधर डी क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, सिग्मा डी एस। सिग्मा डी एस बाय 4πε0 आर प्राइम का स्क्वायर आर कैप प्राइम। अब लास्ट ले लेते हैं वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज के केस में हमने क्या डिफाइन करा था, रो। रो क्या था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी, और डेल्टा क्यू टेंडिंग टू जीरो लिमिट लेंगे तो डी क्यू क्या आ जाएगा, रो डी वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या हो जाएगा, रो डी वी बाय 4πε0 आर प्राइम स्क्वायर आर प्राइम कैप। तो ये वाले एक्सप्रेशन जो है ये इधर डिराइव करे हुए हैं।
See you next time.